Hello students, today we will discuss the topic hydrogen fine structure with lamp shift and then the identical particles, Pauli exclusion principle and the proof of the Pauli exclusion principle. Okay, so first we start the hydrogen fine structure with lamp shift. हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, बट उसके साथ एक और फैक्टर है, दैट इज दी लैम्प शिफ्ट। ये लैम्प शिफ्ट के साथ जो हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, और जब लैम्प शिफ्ट के साथ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनका जो फाइन स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, so Pasternak in 1938 pointed out that there is a separation between the main components of H alpha line, that is 2p half and 2s half. 2p half and 2s half में जो सेपरेशन है इसमें क्या है, इसने क्या पॉइंट आउट किया पेस्टरनैक ने 1938 में कि ये जो दो लाइंस हैं 2p हाफ एंड 2s हाफ, इसमें आप देखना जो आपने हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें आप देखोगे ये दोनों जो लाइंस हैं उसके लिए जो एनर्जी है, यानी कि दोनों लेवल्स के लिए 2p हाफ एंड 2s हाफ के लिए जो एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, या आप उसमें देखना जब आपने हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है, यानी कि लास्ट लेक्चर है जो, उसमें आप जो एनर्जी डायग्राम है, जो लेवल डायग्राम है जहाँ पे कि n इक्वल्स टू 3 से और n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, H अल्फा लाइन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पर आप देखना ये 2p हाफ एंड 2s हाफ जो है वो एक ही एनर्जी लेवल को शो कर रही है। ठीक है, बट ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है मैंने कि डिराक शोज दैट दे हैव द सेम एनर्जी, ये दोनों के लिए जो है एनर्जी सेम है। बट यहाँ पेस्टरनैक 1938 में क्या पॉइंट आउट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या है, सेपरेशन है। ठीक है, उन दोनों के लिए सेम एनर्जी नहीं है, वो कुछ एनर्जी के डिफरेंस से क्या है, सेपरेटेड है। सो लैम भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अदर्स साइंटिस्ट के साथ दे परफॉर्म अ माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन एटम पे एक माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या शो किया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या प्रूफ किया, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स द स्टेट्स ऑफ पर्टिकुलर n वैल्यू हैविंग टर्म्स with the same J value but different L values such as 2p half and 2s half are not degenerate but are separated, that is 2p half और 2s half, ये जो 2p half है and 2s half है जिनके लिए कि n की वैल्यू जो है वो सेम है। देखो n की वैल्यू क्या है, n के लिए 2 है। ठीक है, ये जो आगे पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सो n ये n वैल्यू है, n वैल्यू जो है वो दोनों के लिए क्या है, 2 है। ठीक है, और सेम j वैल्यू आप देखो, मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2s + 1 Lj। तो ये सेम j वैल्यूज यहाँ पे j वैल्यूज कितनी है, हाफ, तो सेम j वैल्यूज के लिए बट डिफरेंट L वैल्यूज देखो यहाँ पर L वैल्यू क्या है, 0 1 1, यहाँ पर P के लिए L वैल्यू 1 है और S के लिए जो L वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि सेम तो N वैल्यू है, सेम N वैल्यू है, सेम J वैल्यू है, बट डिफरेंट L वैल्यू है। ठीक है, तो इनके लिए जो एनर्जी होती है वो डिजनरेट नहीं होती। किसके अकॉर्डिंग, ये जो लैम्ब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने इसमें शो किया कि इनके लिए जो एनर्जी वैल्यू है वो सेम नहीं होती, यानी कि डिजनरेट नहीं होते हैं ये लेवल्स। ठीक है, ये सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, सो दे आर सेपरेटेड। सो सच अ सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है दिस इज कॉल्ड द लैम्प शिफ्ट, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट, इसलिए इस सेपरेशन को, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उनको कहते हैं लैम्प शिफ्ट। ठीक है, तो लास्ट में जो हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसका ये वाला डायग्राम खोल के देखना जहां पर n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन है। ठीक है, तो वो डायग्राम आप खोल करके देखना, और उसमें आप देखना कि चाहे ये वाला जो था, ये जो लेवल था वो क्या था,
एक ही था, ये पहले ऐसा था सिंगल, और इसी में हमने शो कर दिया था 3 2s हाफ एंड 2p हाफ। ओके, तो ये 3 और दूसरा ये वाला था, ठीक है, 2s हाफ एंड 2p हाफ। तो इसमें दोनों में ही देखना आप, सिंगल लेवल था और अब जो है ये दोनों क्या है, सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो देयर इज अ सेपरेशन। ओके, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा विद लैम्प शिफ्ट वो ये होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं मैं बताऊंगी आपको क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं, अभी हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, हम हाइड्रोजन एटम के लिए हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जब हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको जब पढ़ना है तो उसके लिए हमें, जैसे कि हीरे में होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें कि कई, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो यानी कि एक से ज्यादा जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव सेवरल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है दे हैव सेवरल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो सेवरल आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अभी आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की हमें जब स्पेक्ट्रा को स्टडी करनी है तो हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो ये हमें हेल्प करेगा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। सो आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या हैं, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या हैं, अगर कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मैं बात करूं कि कोई मैं एक एक सिस्टम ले रही हूँ जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उस सिस्टम में मैं क्या करूं कि 2 पार्टिकल्स लूं, ठीक है, और उन 2 पार्टिकल्स की मैं पोजीशन और स्पिन को इंटरचेंज कर लूं, पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को, पोजीशन कोऑर्डिनेट और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को क्या करूं, इंटरचेंज कर लूं, ठीक है। यानी कि अगर सपोज एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, तो इनकी पोजीशंस को और जो इनकी स्पिन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं क्या करूं, अगर इंटरचेंज कर लूं, और इंटरचेंज करने के बाद मैं क्या देखूं कि देयर इज नो फिजिकल वे टू नो दैट अ चेंज हैज बीन मेड इन द सिस्टम। मुझे कोई ऐसा फिजिकल वे नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं ये जान लूं कि ये जो सिस्टम है इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, जबकि हमने चेंज किया है। हमने चेंज क्या किया, दोनों पार्टिकल्स की हमने स्पिन एंड जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। बट हमें पता नहीं चल रहा है कि ये चेंज हुआ है, ये फिजिकल जो चेंज हुआ है, ये फिजिकल वे जो है इसको जांचने का वो है ही नहीं, ठीक है, कि इसमें कोई चेंज भी हुआ है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक, ये सिस्टम जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक बॉक्स में जो है 2 बॉल्स ले लें, और अगर वो दोनों जो हैं वो रेड कलर की बॉल्स हैं, तो वो रेड कलर की बॉल्स को आप अगर क्या करें, एक दूसरे की जगह पर रख दें, तो आप नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे रख दें, जो जिसकी प्लेस थी उन्हीं में वो इंटरचेंज करें अगर हम, ठीक है। सपोज एक जगह पे ये बॉल है, दूसरी जगह पे ये बॉल है, लेकिन मैं ऐसा इंटरचेंज कर दूं कि मैं इस बॉल, सेकंड वाली बॉल को जो हूँ यहाँ ला दूँ फर्स्ट वाले की जगह पे, और फर्स्ट वाली बॉल को जो मैं सेकंड वाले की जगह पे ला दूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है फर्स्ट सेकंड क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कैसी हैं, रेड कलर की बॉल है, ठीक है। तो मैं यानी कि पहले जो स्थिति थी वो ये थी, और उसके बाद जो स्थिति इंटरचेंज करने के बाद जो स्थिति है ये है। क्या इन दोनों पोजीशंस, क्या इन दोनों कंडीशंस में कुछ चेंज है? नहीं है। हम नहीं पता लगा सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स में हमने पार्टिकल्स का क्या किया है, या ये जो बॉल्स जो हम मान रहे हैं इनका हमने इंटरचेंज किया है कि नहीं। ओके, तो ऐसा सिस्टम, इस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है।
सो इन जो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है इसको इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है क्लासिकल डिस्क्रिप्शन और एक है क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन। आप इसको ये भी समझ सकते हो, एक तो मैक्रो डिस्क्रिप्शन हो गया, मैक्रो सिस्टम डिस्क्रिप्शन, और एक हो गया माइक्रो सिस्टम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैक्रो में आप जो चेंजेस हो रहे हैं उनको पता लगा सकते हैं। सो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम को समझने के लिए हम एक फिर से कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे कोई बॉक्स है जिसमें कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अब वो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमने मान लिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हम मान रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एंड क्लासिकली इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शार्पली डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। So by observing the system constantly, we can distinguish between them if we label electron 1 and 2। तो अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 and 2 क्लासिकली बात कर रहे हैं, क्लासिकली हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये दो अगर इलेक्ट्रॉन है किसी बॉक्स में और एक इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दे दिया है 1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दे दिया है 2, तो हम इन दोनों को क्लासिकली, क्योंकि इन दोनों की जो ट्रेजेक्टरीज हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि जो एक पार्टिकल, ये जो दो पार्टिकल हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो जब अगर हम कब इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अगर हम उनको लेबलिंग कर दें कि ये जो है वो, अगर सपोज इसको ऐसे भी मान सकते हो आप कि दो बॉल्स जो लाल कलर की थी, अब उसमें आपने एक में 1 लिख दिया है और एक में 2 लिख दिया है। ठीक है, तो क्लासिकली जब हम मैक्रोस्कोपिक वर्ड की बात कर रहे हैं तो क्लासिकली हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल? क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स का? क्वांटम मैकेनिकली, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट डज नॉट अलाउ अस टू ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। तो हम क्वांटम मैकेनिकली जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकें, या फिर उन पार्टिकल्स का मोशन जो है उनको हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकें। और वो क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हम जो है सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये पॉसिबिलिटी नहीं उत्पन्न करता है, ये हमें इसको जो है इम्पॉसिबल कर देता है। ये पॉसिबल जो हम ये कह रहे थे कि हम इसको कॉन्स्टेंटली अगर ऑब्जर्व करें सिस्टम को, पार्टिकल्स के मोशन को हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करें तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, सो द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, जो वेव फंक्शन जो होगा प्रत्येक, हमें पता है क्वांटम मैकेनिकली जो कोई पार्टिकल, अगर हम बोल रहे हैं कि जो जैसे हम सपोज लाइट को कह रहे हैं हम कि इसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकली एज वेल एज वेव, तो हमें पता है कि कोई भी, हमने वहाँ पे प्रूफ भी किया है कि कोई जो पार्टिकल होगा उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी। तो वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल मोशन तो है ही, उसके साथ एक वेव मोशन भी है, यानी कि उसके साथ एक क्या है, एसोसिएटेड वेव फंक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और जब ओवरलैप करेंगे तो उनको डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी जो वेव फंक्शन है वो एसोसिएटेड है किस इलेक्ट्रॉन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी जो वेव फंक्शन है वो किस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज कॉल्ड द इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी। इसको हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ द आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स की इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी यही होती है कि हमें ये नहीं पता कि किस पार्टिकल की जो वेव फंक्शन, उसका जो वेव फंक्शन है या वेव जो है वो कौन सी 2 पार्टिकल्स हैं माना, या कई पार्टिकल्स हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मैनी पार्टिकल सिस्टम जो है उसमें हमें ये नहीं पता कि किस पार्टिकल के साथ कौन सी वेव जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी।
तो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है कि मैक्रोस्कोपिकली तो हम किसी सिस्टम को जो उसमें पार्टिकल्स हैं उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिकली जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल का जो सिस्टम है उसको हम यही कहेंगे कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओके, सो इफ वी डिस्क्राइब द क्वांटम मैकेनिकली द सिस्टम दैट इज बॉक्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज ये हमने सिस्टम माना था, सपोज कोई बॉक्स है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम क्वांटम मैकेनिकली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड हम ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये साइज इनका बहुत स्मॉल है क्वांटम मैकेनिकली, इसलिए हम इनके जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर दिस सिस्टम क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा एक जो पार्टिकल है उसका हैमिल्टोनियन प्लस दूसरा पार्टिकल का हैमिल्टोनियन, तो टोटल हैमिल्टोनियन होगा एक पार्टिकल का हैमिल्टोनियन प्लस दूसरा पार्टिकल का हैमिल्टोनियन। एंड वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वेव फंक्शन है psi12 इज इक्वल टू psi1 इंटू psi2। आपको पता है जो वेव फंक्शन होता है तो किसी भी सिस्टम का वो प्रोडक्टिव होता है, यानी कि हम अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं तो उनका अगर एक पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है psi1 है और दूसरे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है psi2 है, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो psi12 जो है टोटल वेव फंक्शन जो होगा इस हैमिल्टोनियन इसका इस सिस्टम का, तो वो होगा psi12 इक्वल्स टू psi1 इंटू psi2। तो psi12 को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, psi-a1 इंटू psi-b2। यहाँ पर ये क्या डिफाइन कर रहा है कि पार्टिकल, यहाँ पर ये बता रहा है कि पार्टिकल 1 जो है वो स्टेट ए में है, क्वांटम स्टेट ए में है, और ये जो पार्टिकल 2 है ये स्टेट बी में है, ठीक है। पार्टिकल 1 इज इन स्टेट ए एंड पार्टिकल 2 इज इन स्टेट बी। तो साई ए बी को भी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और साई ए बी, तो साई ए बी विल बी व्हाट, साई ए 1 साई बी 2। ओके, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हम इस तरीके से इसका वेव फंक्शन लिख सकते हैं। बट एक अनदर सिस्टम ले लेते हैं हम जिसमें कि हमने पार्टिकल्स की स्टेट को इंटरचेंज कर लिया हो, यानी कि साई बी ए, या हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अब स्टेट बी में है, जो कि पहले क्या था, स्टेट ए में है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो स्टेट ए में है, जो कि पहले कहाँ था, स्टेट दूसरा पार्टिकल जो कहाँ था पहले, स्टेट बी में। तो हमने इन दोनों की स्टेट को इंटरचेंज कर लिया है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा सिस्टम का, जो कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन जो फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों ऐसा सिस्टम जिसमें कि ये हो रहा है, पार्टिकल्स का इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे सिस्टम के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा वो होगा साई, आपको पता है साई स्टार साई होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसके लिए अलग निकलेगा और इसके लिए अलग निकलेगा, इक्वेशन 1 के लिए अलग। तो इक्वेशन 1 के लिए देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या होगा, साई स्टार साई, दैट इज साई स्टार साई ए बी स्टार इंटू साई ए बी इक्वल्स टू दिस साई स्टार, यानी कि यहाँ स्टार आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा, इंटू साई, यानी कि साई ए 1 और साई बी 2। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये दिस इज इक्वेशन 3। नाउ दी इस वाली इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, तो सेम वैसे ही करना है, साई स्टार साई, तो इसका पूरा जो है स्टार हो जाएगा और ऐसे ही ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 4। ओके, नाउ इफ वी इंटरचेंज दी लेबलिंग 1 to 2 और 2 to 1, ठीक है, तो 1 को 2 से हम रिप्लेस कर रहे हैं, 2 को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि पहले अब हम इलेक्ट्रॉनों को भी आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले हमने उनकी स्टेट्स को इंटरचेंज किया, अब हम उनको भी इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इफ वी चेंजिंग दी लेबल्स देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो हम ये देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। अगर आप इसमें देखोगे तो साई ए स्टार बी, साई ए बी स्टार सॉरी इंटू साई ए बी, और यहाँ पर हम इसको 1 को 2 से रिप्लेस कर लो, तो ये साई थर्ड इक्वेशन में देखो हम 1 की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये आएगा साई ए स्टार 2 साई बी स्टार
1, साई ए 2, साई बी 1। ओके, तो ये जो है ये क्या है, ये यहाँ देखो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 है ये, क्यों नहीं है, देखो साई बी स्टार 1, पहला जो है साई बी स्टार 1 है, ठीक है, फिर है साई ए स्टार 2, ठीक है, साई बी 1 एंड साई ए 2, तो ये क्या है, ये तो इक्वेशन 4 आ गई, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये क्या हो गया है, ये आ गया है हमारा साई बी ए स्टार इंटू साई बी ए। तो हम देखते हैं कि हम अगर यहाँ इस इक्वेशन 3 में 1 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं और 2 को 1 से, यानी कि हम लेबलिंग चेंज कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये वाला मिलता है, ठीक है, जब हमने पार्टिकल्स इंटरचेंज किए थे और तब उनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थी वो, तो दोनों ये क्या है, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर रीलेबलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि अगर हम रीलेबलिंग कर दें, रीलेबलिंग यानी कि मैं फिर से अगर इसमें 1 to 2 और 2 to 1 कर दूं रिप्लेस, तो मुझे फिर से ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। क्वांटम मैकेनिकली हम इसको जो है, हम क्वांटम मैकेनिक जो मैंने इसमें बताया था कि हम इस सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकली हमने क्या पढ़ा कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का जो सिस्टम है वहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो कैसे होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। सो पार्टिकल्स क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल है, सो वी कांट नो वेदर एट एनी मोमेंट साई ए बी और साई बी ए डिस्क्राइब्स द सिस्टम। तो हमें यही समझ में नहीं आएगा कि साई ए बी डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टम को या साई बी ए डिस्क्राइब कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने जो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम होता है उसके लिए जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ दूसरे फॉर्म में जो है वो दूसरे फॉर्म में बनाया जाता है। तो वो जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, वो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। वो कौन से हैं, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, अब वो फंक्शन कैसे हैं वो अभी मैं आपको जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रूफ करेंगे तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है कि सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, बट यहाँ पर ये ध्यान रख लो कि यहाँ पर जो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए जो ये साई जो हमने लिया था ऐसा वेव फंक्शन तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन नहीं चलेगा, इसका मतलब इसके लिए कुछ दूसरे टाइप का वेव फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, और वो दूसरे टाइप का वेव फंक्शन कैसा होगा वो मैं बताऊंगी अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब हम प्रूफ करेंगे। So there will be a total wave function describing accurately a system of identical particles, ठीक है। तो वो बताऊंगी मैं अभी आपको। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो भी इसको क्या प्रूफ करता है कि अगर एक्सचेंज ऑपरेटर होता है, ये एक्सचेंज ऑपरेटर का मतलब ये क्या करेगा, जब ये ऑपरेट होगा किसी फंक्शन पे तो इट इंटरचेंजेस दी पोजीशन एंड दी स्पिन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पार्टिकल्स, यानी कि जब ये किसी सिस्टम पे या किसी फंक्शन पे जब ये अप्लाई होगा या ऑपरेट करेगा ये ऑपरेटर, तो ये उसकी पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देगा, दो पार्टिकल्स की पोजीशंस और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को ये क्या करेगा, इंटरचेंज कर लेगा, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में, तो मैं ये ले रही हूँ साई, उसके लिए जो फंक्शन है वेव फंक्शन वो ले रहे हैं साई 1 से लेकर के n तक इसमें पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा। अब उसमें अगर हम ऑपरेट कर दें P12 तो ये क्या करेगा, इनकी जो पोजीशंस हैं इनको आपस में, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। स्पिन को भी चेंज कर देगा, स्पिन कोऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो 1 और 2 जो है आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, 1 और 2, तो 1 और 2 और 1 हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 3 और 4 जो है वो भी आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, इसमें हम दो ही पार्टिकल्स को देख ले रहे हैं। तो P12 ऑपरेट जब साई पे हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है अल्फा साई, ठीक है, अल्फा साई देता है। तो अल्फा साई, यहाँ पर अल्फा साई है तो अल्फा क्या है आपके पास, आइगन वैल्यू, ठीक। यानी कि पी ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें जो
आइगन वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, अल्फा। ओके, सो ऑपरेटिंग वंस अगेन, अगर हम इसको एक बार और ऑपरेट करेंगे तो यानी कि पी, हम ये करेंगे P12 और P12 साई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू अल्फा साई, यानी कि अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर साई, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हम जो अल्फा स्क्वायर है वो इसका देखो, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमने 1 लिख दी। ये क्यों लिख दी, क्योंकि जो ये पी ऑपरेटर है, यानी कि ये जो इंटरचेंज पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है, ये क्या है, ये अगर एक बार, जब हम इसको एक बार ऑपरेट करेंगे तो ये किसी फंक्शन को क्या कर देगा, इसमें इनकी पोजीशन को क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। यानी कि अगर सपोज 1 2 है तो इसकी पार्टिकल जब ऑपरेट, ये पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट होगा तो ये क्या कर देगा, साई 2 1, ठीक है, ये इसने ये दे दिया। अब अगेन हम जो है इस साई 2 1 पे क्या करते हैं, फिर से ऑपरेट करते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा साई 1 2। इसका मतलब क्या है कि दो बार जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, वही फंक्शन मिल जा रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जब हमने दो बार ऑपरेट किया है इसको इस साई पे, तो हमें फिर से जो है अगेन वही फंक्शन मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है अल्फा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस 1, अल्फा स्क्वायर जब 1 है तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो इक्वेशन 6 जो होगी वो होगी P12 साई इक्वल्स टू, यहाँ अल्फा की जगह पे हमने लिख दिया प्लस माइनस 1, प्लस माइनस साई। सो P12 ऑपरेटर और साई पे जब ऑपरेट होगा तो ये हमें देगा क्या, प्लस माइनस साई, ये 1 to n। सो कंपेयरिंग विद इक्वेशन 5, इस इक्वेशन 5 के साथ अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तो हम क्या देखते हैं कि साई 2 to n, यानी कि जो ये जब हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को ऑपरेट किया था तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं इसकी पोजीशंस, ठीक है। वो इक्वल्स टू है इस इक्वेशन से प्लस माइनस साई 1 to n। इसका मतलब क्या है कि वेव फंक्शन जो है p, वेव फंक्शन ऑफ P12, इट आइदर रिमेन्स अनचेंज्ड, या तो ये क्या रहता है, देखो इसका मतलब क्या है कि साई 2 1 3 n इक्वल्स टू, या तो एक बार हम ले लेते हैं पॉजिटिव साई 1 2 3 n, एक बार तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये जो ऑपरेटर जब हम लगाते हैं, जब हम ऑपरेटर लगा रहे हैं किसी ऑपरेटर, जब हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी फंक्शन पे, तो या तो वो फंक्शन जो है वो अनचेंज रह जाएगा, यानी कि प्लस का साई 1 to n, यानी कि वही है, और या फिर ये क्या करेगा, इसका साइन को चेंज कर देगा, यानी कि माइनस माइनस जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साई 1 to n। तो ये दो तरीके से वर्क करेगा, या तो ये इस फंक्शन को अनचेंज रहने देगा या फिर ये इसका साइन चेंज कर देगा। सो टू पार्टिकल्स, जब ये कब होता है, जब दो पार्टिकल्स का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। सो द वेव फंक्शन आर आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, इसलिए जो वेव फंक्शन है ये सिमेट्रिक यानी कि पॉजिटिव वाला और एंटी सिमेट्रिक यानी कि नेगेटिव। तो वेव फंक्शन जो है वो क्या होगा, आइदर सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू the exchange of the position and spin coordinates of any two particles of the system, ठीक है। so particles which can be described only by symmetric wave function, अच्छा जो ऐसे particles जो कि केवल सिमेट्रिक वेव फंक्शन से ही डिस्क्राइब होते हैं उनको हम कहते हैं बोस पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनको केवल और केवल सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही डिस्क्राइब कर सकता है उन पार्टिकल्स को कहते हैं हम बोस पार्टिकल्स या बोसॉन्स, ठीक है। सो बोसॉन्स के लिए हम मान सकते हैं कि साई जो होगा वो क्या होगा, प्लस साई 2 1 3 अप टू n, ठीक। एंड पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन्स इंक्लूडिंग जीरो आर बोसॉन्स। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं, बोसॉन, जिनकी की इंटीग्रल स्पिन्स होती हैं, इंटीग्रल स्पिन्स, ठीक है, जैसे जीरो और बाकी इंक्लूडिंग जीरो है तो इंटीग्रल स्पिन्स यानी कि 1 2 इस तरीके से, ठीक है। तो जिनकी की स्पिन जो होती है इंटीग्रल स्पिन्स होती है इंक्लूडिंग जीरो, वो क्या कहलाते हैं, बोसॉन्स कहलाते हैं। और बोसॉन्स के जो एग्जांपल हैं वो क्या है, जैसे फोटॉन है स्पिन 1, ड्यूटेरॉन है स्पिन 1,
अल्फा पार्टिकल स्पिन 0, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम स्पिन 0। ओके, तो ये सब क्या है, बोसॉन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जिसको कि केवल और केवल एंटीसिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन के द्वारा ही डिस्क्राइब किया जाता है, एंटीसिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन। ठीक है, एक तो है सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन। तो सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन जिनको डिस्क्राइब करता है, जिन पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है, या जो पार्टिकल्स सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब होते हैं, उनको तो हम बोसॉन्स कहते हैं या बोस पार्टिकल्स कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जो एंटीसिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब होते हैं, उनको हम कहते हैं फर्मी पार्टिकल्स और फर्मियंस, फर्मी पार्टिकल्स और फर्मियंस। ठीक है, तो फर्मियंस के लिए इसका मतलब क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन मैंने बताया, उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा जिसमें। तो साई 1 to अप टू n को हम लिख सकते हैं माइनस साई 2 to n। सो ऑल पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन्स आर फर्मियंस। तो यहाँ क्या है, हाफ इंटीग्रल स्पिन्स। तो ऑल पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन्स आर फर्मियंस। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यू मेसॉन्स, इनकी क्या है, स्पिन हाफ है। तो ये हाफ इंटीग्रल स्पिन्स, तो हाफ इंटीग्रल मतलब हाफ 3/2, ठीक है, इस तरीके की जो स्पिन्स होगी जिनकी, वो कहलाएंगे हमारे फर्मियंस। ओके, तो फर्मियंस के एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यू मेसॉन्स। ओके, नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आपके पास क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो आता है स्टेट एंड प्रूफ दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट तो आती है, प्रूफ भी करना है आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जब हमें प्रूफ करना है, तो हमें ये जो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन हमने पढ़े, उन वेव फंक्शंस को लेकर के हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोगों ने सबने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अनुसार क्या होता है, स्टेटमेंट इसकी क्या है, वो यही है कि no two electrons in a multi-electron atom can exist in the same quantum state। कि दो इलेक्ट्रॉन, कभी भी जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, दो इलेक्ट्रॉन किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कभी भी जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही जैसी क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं, सेम क्वांटम स्टेट में। ठीक है, स्टेट नहीं आएगा, क्वांटम स्टेट आएगा, सेम क्वांटम स्टेट, ये ध्यान रखना, ये बच्चों वाली गलती मत करना, सेम क्वांटम स्टेट। तो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो सपोज n = 1 के लिए हम बात करें, अगर n = 1 के लिए, तो पॉसिबल वैल्यू जो होगी l की क्या होगी, 0, क्योंकि n-1, n-2 अप टू 0 इस तरीके से होगा। तो n-1, तो n ही कितना है, 1 है, तो केवल l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी ml की, वो क्या होंगी, 0, क्योंकि प्लस माइनस l से 0 तक वेरी करती है। तो ml की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो देखो हमने 3 क्वांटम स्टेट तो देख ली, n, l और ml। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ एक ms भी है, ये है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इट में भी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये या तो प्लस हाफ होगा या क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन कोई सिस्टम है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम स्टेट्स होंगी उसमें वो क्या होंगी, n = 1, l = 0, इसी के लिए n = 1, l = 0, ml = 0 एंड ms = प्लस हाफ। तो एक तो क्वांटम स्टेट ये हो गई, बट जो दूसरी क्वांटम स्टेट होगी वो इससे डिफरेंट होगी। देखो n1, l0, ml0, बट ये क्या है, ms = -1/2। तो ये मत सोचना कि यहाँ n = 1 है, n = 1 है, तो दोनों सेम है, नहीं। क्वांटम स्टेट जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरी स्टेट, इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें n भी होना चाहिए, l भी होना चाहिए, ml भी होना चाहिए और ms भी होना चाहिए। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन तो ये है, बट ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ms जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम स्टेट हो सकती हैं, क्वांटम स्टेट जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक जैसी क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग क्वांटम स्टेट में रहेंगे। ये इस क्वांटम स्टेट में रहेगा और एक दूसरा जो है इस क्वांटम स्टेट में रहेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हम यहाँ पर देखें
तो कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरी डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट हम नहीं बना सकते हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जो है तीसरी क्वांटम स्टेट यहाँ से नहीं बनेगी। ओके, सो n=1 के लिए हम ये देखेंगे कि n=1 के लिए हम ये देख सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, दैट इज 2n2 ये, ठीक है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें पॉसिबल है। सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स का कोई हम सिस्टम ले लेते हैं और हम ये इग्नोर कर रहे हैं कि उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है वो कैसा होगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होगा वो होगा टोटल एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हैमिल्टोनियन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये हैमिल्टोनियन, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहला हैमिल्टोनियन जो है -h²/8π²m del1² प्लस, यही तो होता है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये और v पोटेंशियल एनर्जी x1 y1 z1 sz1। तो यहाँ पर ये क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और ये है आपके स्पिन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो स्पेस और स्पिन या पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स है, तो दोनों के हमने ये लिख दिए हैं, ठीक है। और h1 + h2 क्योंकि हमें पता है इसलिए हमने ये दोनों को जोड़ दिया था। तो वेव फंक्शन जो होगा वो ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन कैसा होगा इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा, अभी जो हमने बात करी थी कि ये जो नॉर्मल वेव फंक्शन जो हम दिखा रहे थे ये सब नहीं है वैलिड, ये वाले वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन वैलिड नहीं है, ये वेव फंक्शन नहीं है वैलिड ये, ठीक है। तो कौन से वेव फंक्शन होंगे आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए? क्योंकि हम यहाँ पर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। या फिर जो स्टेटमेंट है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट, तो वहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हैं हम। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्या? वो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। तो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए मैंने बताया था आपको कि वो वाले जो वेव फंक्शन है वो नहीं चलेंगे। तो वेव फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऐसा। तो ये बोल रही थी मैं कि मैं आपको एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन वहाँ पे बताऊंगी। तो यही है वो, ये वेव फंक्शन जो है ये प्रॉपर डिस्क्राइब करता है उस सिस्टम को जिसमें कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों। तो किसी आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शन है, प्रॉपर वेव फंक्शन, वो ये होता है, ठीक है। ये क्या है? ψ12, ये जो वेव फंक्शन है, ये प्रॉपर वेव फंक्शन जो हम कह रहे हैं, ये क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अलग अलग ये जो वेव फंक्शन हमने माने थे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मान लिया हमने 1/√2 एंड ψa1 ψb2 ± ψb1 ψa2। तो हमने जो पहले अलग अलग मान रहे थे ना ψa1 ψb2, और दूसरा हम जब हमने ये पार्टिकल्स को जो है इंटरचेंज कर लिया था तो ψb1 और ψa2 हमने ऐसा माना था। तो हमने क्या कहा कि जो मेन वेव फंक्शन जो होगा, इनका प्रॉपर वेव फंक्शन जो होगा, वो इन दोनों का क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने ψa1 ψb2 और ψb1 ψa2 को आपस में एक साथ लिख लिया है और यहाँ प्लस माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। और ये 1/√2 ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो ये जो है वो ये क्या होगा? प्रॉपर वेव फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम को। So this describes the state of the system in which one particle is in state A and one particle in state B, but such that either of the 2 particles is equally likely to be formed in either state. Equally likely to be found in either state. तो ये जो 2 particles हैं और ये A state है और ये B state है, तो दोनों particles की जो probability है इन दोनों स्टेट्स में पाए जाने की बराबर है। यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की जो संभावना है ए या बी स्टेट में रहने की बिल्कुल बराबर है। ओके, सो इफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर बोस पार्टिकल, अभी हमने पढ़ा बोसॉन्स या बोस पार्टिकल्स और फर्मियंस, 2 चीज़ें हम 2 पार्टिकल्स 2 टाइप के पार्टिकल्स हमने पढ़े, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था कि बोस पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए बोस पार्टिकल्स अगर हैं, अगर सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो बोस पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो होगा सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक कब होगा? जब हम पॉजिटिव वाला साइन चूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम अगर पॉजिटिव साइन चूज कर लेते हैं तो हमारे लिए जो वेव फंक्शन होगा बोसॉन्स के लिए, हम उसको बोस ऐसे करके हमने डिफाइन किया है, साई बोस 1,2 इक्वल्स टू 1/√2 साई A1 साई 2 साई B2 और प्लस साई B1 साई A2। ठीक है, ये क्या है? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। लेकिन अगर पार्टिकल्स जो है वो फर्मी पार्टिकल्स हैं या फर्मियंस जिनको हम कहते हैं, तो तब वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? इनके बीच में जो माइनस साइन है ना उसको लगा देंगे हम। तो यहाँ माइनस साइन हमने यूज कर लिया और इसको हम साई फर्मी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये बात क्या, ये हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फर्मियंस। ठीक है, तो हम लेकिन केवल मान रहे हैं अभी कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए जो सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन होगा, यानी बोसॉन्स के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा, और फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा। सो सेम क्वांटम स्टेट अगर हम लें कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में रहें अगर, और सेम क्वांटम स्टेट हम कैसे बताएंगे? अगर हम ये जो अलग अलग स्टेट मान रहे हैं ना, साई जो है ये पार्टिकल ए स्टेट में, पार्टिकल बी स्टेट में, पार्टिकल बी स्टेट में या पहला वाला, पार्टिकल जो है वो ए स्टेट में है दूसरा वाला। ठीक है, तो अगर हम ये पहला वाला ये स्टेट्स को ही क्या करते हैं, स्टेट्स की झंझटी खत्म करते हैं, हम क्या करें कि ए इज इक्वल टू बी मान लें। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेम स्टेट में रहते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पहले वाले में देखो, यानी कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और सिमेट्रिक वेव फंक्शन किसके लिए है? बोसॉन्स के लिए। तो साई यहाँ देखो 1/√2 साई 1 साई 2 प्लस साई 1 और साई यहाँ पे 2 लिखना। ठीक है, साई 2। तो यहाँ देखेंगे ये तो एडिटिव हो गया है, यहाँ ये जुड़ जाएंगे आपस में, 2 इंटू साई 1 साई 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बोसॉन्स के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बोसॉन्स के लिए जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है, यानी कि जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन फर्मियंस के लिए देखें, फर्मी पार्टिकल्स के लिए देखें अगर हम, तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम साई ए इक्वल्स टू बी रख लेते हैं तो तब हम देखते हैं साई 1 साई 2 माइनस साई 1 साई 2, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ तो जीरो आ गया। यानी कि हाई फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो रहा है? जीरो। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? यानी कि जब हमने सेम क्वांटम स्टेट ले रहे हैं तो फर्मियंस के लिए तो कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा है, वेव फंक्शन ही जीरो आ गया, कोई वेव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दिस प्रूव्स दैट टू बोस पार्टिकल्स, यानी कि बोस पार्टिकल्स के लिए तो क्या है? नॉन जीरो है वेव फंक्शन। तो दो, इसका मतलब ये है कि दो बोस पार्टिकल्स तो सेम क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। हाँ, उनके लिए क्योंकि फंक्शन नॉन जीरो है, वेव फंक्शन नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब उनका वेव फंक्शन है। तो यानी कि बोस पार्टिकल्स जो हैं वो तो सेम क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन दो जो फर्मियन हैं, दो फर्मी पार्टिकल्स जो हैं, और फर्मी पार्टिकल्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। वो जो फर्मी पार्टिकल्स हैं, फर्मियंस जो हैं, वो एक स्टेट में नहीं रह सकते, यानी कि इनके लिए ए इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता। ए इक्वल्स टू बी यानी कि जैसे हम कह रहे थे NL ML और MS, ये और NL ML MS, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। तो हमने यहाँ पे निकाली थी 1 0 0 और हाफ, प्लस माइनस हाफ था, लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने 1 0 0 और हाफ, ये एक ही स्टेट को बता रहा है, यानी कि ये जो स्टेट है और ये स्टेट है ये दोनों इक्वल है। बट ये फर्मियंस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा करने पे जो है वो वेव फंक्शन क्या आता है? जीरो आता है। और वो वेव फंक्शन कौन सा है? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, सो
two non-interacting Fermi particles cannot be in the same quantum state simultaneously. That is, they both cannot be described by the same set of quantum numbers. Okay, so this is the more general conclusion of the Pauli exclusion principle. ठीक है, मोर जनरल कंक्लूजन है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। और वेव फंक्शन के टर्म्स में कहें हम, जैसे कि हमने देखा एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था जब हम सेम क्वांटम स्टेट ले रहे थे। सो इफ टू पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन दे कैन नॉट बोथ बी इन दी सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो वेव फंक्शन के टर्म्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, thus a system containing several electrons must be described by an antisymmetric total wave function। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम कंटेनिंग सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ये एंटीसिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन के द्वारा ही डिस्क्राइब होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। हमने ये देखो, हमने यहाँ पे दोनों चीजें कर ली कि हम एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को लेकर के, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को लेकर के हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि बोसॉन्स तो रह सकते हैं एक स्टेट में, लेकिन सेम स्टेट में, लेकिन जो फर्मियंस हैं वो सेम स्टेट, सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, या हम ये कह रहे हैं, या फिर हम उससे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि सिस्टम जिसमें कि कई इलेक्ट्रॉन्स हो वो किससे डिस्क्राइब होता है, हमेशा एंटीसिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन से डिस्क्राइब होता है। ओके, उनके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि पॉली प्रिंसिपल वर नॉट ओबेड, अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ओबेड नहीं किया जाता है पार्टिकल्स द्वारा, तो क्या होगा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम में वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होंगे, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट में ही अगर रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स या जो एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, अक्रिय रहेंगे। ठीक है, और जब वो अक्रिय रहेंगे तो वो किसी भी एटम, अदर एटम के साथ कंबाइन नहीं होंगे, और कंबाइन नहीं होंगे तो किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो दीज वर ऑल अबाउट दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड प्रूफ ऑफ दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर विद दी लैम्डा शिफ्ट, ये हमने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।